पूरे मामले को लेकर के लगातार ये बयानबाजी करता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस ढंग से मायावती ने गठबंधन किया था जो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनाव में, लेकिन उसके नतीजे क्या रहे और किस तरीके से वोट का ट्रांसफ़र हुआ, ये भी एक जो है बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के जो है चर्चा भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बात के दोनों पहलू को समझने की ज़रूरत है। अगर मायावती ये कह रही हैं कि वोट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ और यादवों ने वोट नहीं दिया उनके कैंडिडेट को, तो ये भी बात एक बहस का विषय ज़रूर है। और मुझे लगता है कि इस समय जिस ढंग से लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तो इस पर जो है उन्होंने कई तरीके की प्लानिंग भी की। और देखिए इस नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बात करेंगे आज मायावती को लेकर के। जिस तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद से ही लगातार बीएसपी को लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और मायावती को घेरते हुए नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती अपने फैसलों से, अपने कदमों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रही है। बात करें अभी बीएसपी की, तो 77 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन 77 प्रत्याशियों में से 22 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं और इसी को लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही हैं कि क्या मायावती वाकई में बीजेपी को सहायता कर रही हैं। क्या मायावती के फैसलों से बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूज़ रूम में हमारे बैठे सहयोगी अबरार से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से मायावती को लेकर के अब कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि वो अपने फैसलों से जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जो है विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये बयानबाजी करता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस ढंग से मायावती ने गठबंधन किया था जो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनाव में, लेकिन उसके नतीजे क्या रहे और किस तरीके से वोट का ट्रांसफ़र हुआ, ये भी एक जो है बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के जो है चर्चा भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बात के दोनों पहलू को समझने की ज़रूरत है। अगर मायावती ये कह रही हैं कि वोट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ और यादवों ने वोट नहीं दिया उनके कैंडिडेट को, तो ये भी बात एक बहस का विषय ज़रूर है। और मुझे लगता है कि इस समय जिस ढंग से लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तो इस पर जो है उन्होंने कई तरीके की प्लानिंग भी की। और देखिए इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि वो विपक्ष के ख़िलाफ़ हैं या विपक्ष की नीतियों के ख़िलाफ़ है या फिर विपक्ष की उन तमाम उठाए गए मुद्दों को लेकर के वो कभी भी उसका विरोध करती हुई नज़र नहीं आती हैं। और इस बीच में जो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के भी ठीक इस तरीके की बातें कही जाती रही थी, लेकिन जो नगीना सीट पर वोटिंग के दौरान उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि वो बिना शर्त जो है इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी कि मायावती जो है, अगर मान लीजिए कि पिछले बार के अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को हम देखें तो सपा से तो बेहतर था, कांग्रेस से तो बेहतर था, और इस बार अगर गठबंधन हो भी जाता तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता। अब देखिए अखिलेश यादव की हठधर्मी की वजह से कई उनके साथी दल आज उनके साथ नहीं हैं। उस जो है पल्लवी पटेल के साथ क्या स्थिति हुई, ओपी राजभर के साथ क्या स्थिति हुई, ये सभी नज़रों के सामने। तो ये तमाम ऐसे कारण और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके बिना पर आप कह सकते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन जो संभव नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बीच एक पहलू ये भी है कि बीएसपी पार्टी लगातार इस बात की दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी अपने वोटरों पर दोबारा काबिज करना चाहती है। और जिस तरीके से उन्होंने जाति जो समीकरण है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को उतारा है, मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया ज़्यादातर, और उसके बाद से ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नजर आई, एससी और एक सिख को भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सीट दिया है। इन सब के बीच देखें तो दक्षिण में बीआरएस से गठबंधन, उसके बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारना, और उसमें इतिहास में पहली बार दिल्ली से किसी भी सीट पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना, और 2 मुस्लिम को जो है उन्होंने दिल्ली से मौका दिया है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए जातिगत समीकरण भारत की राजनीति का एक अभिन्न अंग है और लगातार ये होता रहा है, हर पार्टी करती है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की वो परिभाषा तभी मुकम्मल हो पाएगी जब हर समाज से
हर समाज के जो है मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति जो है वो संसद के भीतर मौजूद हो। मुझे लगता है कि भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है और समाजवादी पार्टी भी करती है और बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। तो इसमें किसी भी तरीके की दोहराई नहीं होनी चाहिए। और अगर जो है मुस्लिम समाज के जो है प्रत्याशियों को भारी संख्या में उतारा गया है तो उसके पीछे वजह है, क्योंकि 13 जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें से 5 सीटों पर उनको जीत मिली थी। अब जाहिर सी बात है कि जिस समाज से उन्हें वोट मिल रहा है वो समाज के लोगों को वो आगे बढ़ाएंगे, उनको टिकट देने का काम करेंगे। और यही चीज़ उत्तर प्रदेश में अब सपा पर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके की हिस्सेदार जो आप कह सकते हैं कि जो उनका संख्या बल है उस लिहाज से उनकी हिस्सेदारी नहीं है राजनीति में, और समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से टिकट नहीं दिया है प्रत्याशियों को। तो मुझे लगता है कि अब इस पर सोचने की ज़रूरत है, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मायावती ने अपने हिसाब से तमाम समाज को एक साथ लेकर चलने का एक जो है रणनीति बनाकर उस पर कदम उठाया और ये हो सकता है कि उनके पक्ष में भी जा सकता है। जी बिल्कुल, मायावती का फैसला मायावती के पक्ष में जाता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती अब केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव 2024 के जरिए क्या मायावती अब वो अपने वोटरों को जो है वापस साधने में जो है कामयाब हो पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल मायावती को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।